हेलो दोस्तों, मानव इतिहास की यात्रा एक अद्भुत कहानी रही है। एक यात्रा जो आदिम जंगलों से शुरू होकर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष यात्रा और बायोटेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों तक पहुंची है। यह यात्रा केवल भौतिक विकास की नहीं, बल्कि चेतना, सोच और आत्मबोध की भी रही है। लेकिन अब जब हम विज्ञान और तकनीक के इस उच्चतम युग में खड़े हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हम वाकई मनुष्य के अंतिम स्वरूप तक पहुंच गए हैं, या फिर यह केवल एक मध्य पड़ाव है और हम किसी अगले मानव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि मनुष्य ने सदियों में अनेक रूपों में स्वयं को बदला है। प्रारंभिक मानव जीवन संघर्ष और अस्तित्व की बुनियादी आवश्यकताओं तक सीमित था, भोजन, सुरक्षा और प्रजनन। लेकिन धीरे धीरे चेतना का विकास हुआ। हमने पहिए बनाए, भाषा विकसित की, धर्म और संस्कृति को जन्म दिया, विज्ञान को अपनाया और समाजों की संरचना की। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, यह आंतरिक सोच, भावनाओं और आत्मबोध की यात्रा भी थी। हमने केवल प्रकृति को ही नहीं बदला, बल्कि स्वयं को भी लगातार रूपांतरित किया। परंतु यह रूपांतरण अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जहां मशीनें सोच सकती है, रोबोट संवेदनशील व्यवहार कर सकते हैं और इंसान जैविक सीमाओं से परे जाने के सपने देख रहा है। अगले मानव की खोज केवल एक विज्ञान कथा या कल्पना नहीं है, यह उस संभावित मनुष्य की खोज है जो शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि चेतनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होगा। वह मानव जो केवल सूचना से भरपूर नहीं होगा, बल्कि ज्ञान और विवेक से संचालित होगा। वह मानव जो तकनीक का उपयोग करेगा, लेकिन अपनी आत्मा के संपर्क में भी रहेगा। वह सीमाओं में नहीं बंधेगा, न धर्म, न जाति, न राष्ट्र। वह वैश्विक होगा और उससे भी आगे ब्रह्मांडीय सोच वाला होगा। आज के समय में तकनीक तेजी से मानव क्षमताओं को चुनौती दे रही है। एआई, मशीन लर्निंग, न्यूरोलिंक और ट्रांसह्यूमनिज्म जैसे विचार यह संकेत दे रहे हैं कि भविष्य का मानव शायद जैविक शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन यह सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्या केवल तकनीकी उन्नति ही अगला कदम है? नहीं। यदि हम केवल तकनीक को ही आगे मानेंगे, तो हम एक मशीन मानव बना पाएंगे, न कि पूर्ण मानव। अगला मानव वह होगा जो तकनीक और आत्मा दोनों के संतुलन से विकसित होगा। वह बुद्धिमत्ता के साथ करुणा, ज्ञान के साथ अनुभव और प्रगति के साथ सह अस्तित्व को अपनाएगा। अगले मानव की खोज कहीं बाहरी दुनिया में नहीं होती, यह यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब एक व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल रोजमर्रा की दौड़ है या कुछ और? क्या मैं अपने भीतर के मौन को सुनता हूं? जब ऐसे प्रश्न मन में उठने लगते हैं, तभी अगले मानव की यात्रा शुरू होती है। यह एक आत्मिक क्रांति है, न कि केवल वैज्ञानिक खोज। अगले मानव की खोज केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वर्तमान में ही बीज रूप में मौजूद है। यह न तो किसी एक देश की परियोजना है, न किसी वैज्ञानिक संस्था का प्रयोग। यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो स्वयं को समझने, सुधारने और ऊंचाई तक पहुंचने का साहस करता है। आज का समय केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि चेतना के पुनर्जागरण का समय है। अगला मानव कोई और नहीं, हम ही हैं। जब हम भीतर झांकते हैं, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, और जब हम केवल जीवित रहने से पूर्ण रूप से जीने की ओर बढ़ते हैं, तो आइए इस खोज का आरंभ स्वयं से करें, क्योंकि अगला मानव कहीं और नहीं, हमारे भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। चैप्टर 1, द स्टेट ऑफ अवेकनिंग, जागृति। शब्द जितना सरल प्रतीत होता है, उसकी गहराई उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। सामान्य रूप से जागृति का अर्थ है नींद से उठना, लेकिन जब हम इस शब्द को आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक धरातल पर देखते हैं, तो यह केवल आंखें खोलने का नहीं, बल्कि अंदर से देखने और जीवन को पूर्णता से समझने का अनुभव बन जाता है। जागृति की अवस्था वह क्षण है जब मानव अपने भीतर की नींद से बाहर आता है, भ्रम, अज्ञान और आदतों की बेड़ियों को तोड़ता है और स्वयं को, अपने जीवन को और इस संसार को एक नई दृष्टि से देखता है। हम में से अधिकांश लोग जीवन ऐसे जीते हैं जैसे स्वचालित मशीनें। सुबह उठना, काम करना, खाना, मनोरंजन, सो जाना, और यह चक्र बिना सोचे समझे चलता रहता है। इसे मानसिक या चेतनाहीन नींद कहा जा सकता है। इस अवस्था में हम दुनिया के नियमों, समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन सजगता या चेतना के बिना। इसके विपरीत जागृति की अवस्था वह स्थिति है जब व्यक्ति इस ऑटो पायलट जीवन से बाहर निकल आता है।
वह अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और व्यवहारों को देखने लगता है, समझने लगता है और उन पर जिम्मेदारी से कार्य करने लगता है। जागृति की शुरुआत तब होती है जब कोई व्यक्ति भीतर से यह अनुभव करता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा है। मैं केवल बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर भी कुछ खोज रहा हूं। मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वह बस चल रहा है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। यह आत्मसंशय, यह प्रश्न उठाना, यही पहली चिंगारी है जागृति की। कोई किताब, कोई अनुभव, कोई पीढ़ा, कोई ध्यान या कभी कभी बस एक क्षण, इनसे व्यक्ति की अंतर्दृष्टि जाग उठती है। सजगता, अवेयरनेस। जागरूक व्यक्ति हर पल को पूरी चेतना के साथ जीता है। वह केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि हर स्थिति में जागरूक होकर उत्तर देता है। स्वनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। जागृति की अवस्था में व्यक्ति हर अनुभव के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहता है। वह खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मेरा डर क्या है? क्या यह मेरा असली स्वभाव है? 3. दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। जागरूक व्यक्ति केवल अपने दुख या सुख में सीमित नहीं रहता। वह दूसरों की पीड़ा, संघर्ष और भावनाओं के प्रति गहराई से जुड़ता है। भीतर की शांति और संतुलन। जागरूक मनुष्य बाहर की परिस्थिति से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन उसका केंद्र भीतर स्थित होता है। वह उत्तेजनाओं से नहीं हिलता, बल्कि स्थिर रहता है। बौद्ध धर्म, वेदांत, सूफी परंपरा या ईसाई रहस्यवाद, हर आध्यात्मिक पथ ने जागृति को ही अंतिम उद्देश्य माना है। गौतम बुद्ध ने इसे त्वट्रा निर्वाण कहा, महावीर ने पटकैवल्य, गीता में इसे स्थित प्रज्ञावस्था कहा गया और आधुनिक विचारकों ने इसे प्रेम कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का नाम दिया। यह अवस्था कोई चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक क्रमिक यात्रा है, विचारों के परे जाने की, अहंकार को पहचानने की और अपने शुद्ध अस्तित्व से जुड़ने की। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार जागरण हो जाए तो बस वह हमेशा बना रहता है, लेकिन वास्तव में यह एक निरंतर अभ्यास है। जीवन की चुनौतियां, भ्रम और इच्छाएं बार बार हमें नींद की ओर खींचती हैं। जागृति को बनाए रखने के लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण, मौन और सच्चाई से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। जागृति की अवस्था कोई रहस्यमयी या असंभव चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही छिपी है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे होता है। जैसे ही हम अपने भीतर झांकते हैं, सजगता को अपनाते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन के हर क्षण में जागृति संभव है। आज का युग, जब बाहरी दुनिया अराजकता और भ्रम से भरी है, जागृति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत विकास का मार्ग ही नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक उत्थान का आधार भी बन सकता है। इसलिए आइए एक क्षण ठहरें, भीतर झांकें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में जागा हूं? यही प्रश्न आपकी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 2, एंशिएंट मैन, लिमिटेशंस एंड स्ट्रगल्स। हम जिस समाज में आज जीते हैं वो अत्यधिक जटिल, व्यस्त और भ्रमित कर देने वाला बन गया है। बाहर से देखने पर सब कुछ चमकदार और उन्नत दिखाई देता है, तकनीक, विज्ञान, सुविधाएं, सूचना, लेकिन भीतर से यह समाज एक भारी खालीपन, भय और तनाव से भरा हुआ है। पुराना मानव वह है जो इस ढांचे में जी रहा है, एक ऐसा मनुष्य जो केवल जरिंदा है लेकिन जीवन से दूर होता जा रहा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह स्वाभाविक होता है, मासूम, जिज्ञासु, चंचल, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे एक ढांचे में ढालने लगता है। स्कूलों में उसे अनुशासन नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता सिखाई जाती है। कल्पना नहीं रटना सिखाया जाता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को दबा दिया जाता है। बच्चे को मशीन की तरह तैयार किया जाता है, जो अच्छे अंक लाए, नौकरी पाए और समाज के नियमों को बिना सवाल किए माने। उसकी मौलिकता, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा धीरे धीरे मिटा दी जाती है। जैसे ही कोई युवा होता है, वह जीवन की एक अनजानी दौड़ में फेंक दिया जाता है। यह दौड़ होती है नौकरी पाने की, पैसा कमाने की, नाम बनाने की। वह खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में जुट जाता है। इस दौरान उसका ध्यान न तो अपने मन की शांति पर होता है, न ही अपने जीवन के असली उद्देश्य पर। वह खुद से इतना कट चुका होता है कि उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है। उसका जीवन किसी मशीन की तरह चल रहा होता है, बिना भावना, बिना रुचि, बिना अर्थ। जब यह पुराना मानव वृद्ध होता है, तब उसके पास समय तो होता है, लेकिन उसमें अर्थ नहीं होता। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दौड़ ही दौड़ दिखाई देती है।
और इस दौड़ में खोया हुआ अपना असली अस्व। बहुत से लोग इस उम्र में पछताते हैं, काश मैंने खुद को सुना होता, काश मैं वही करता जो मुझे सच में पसंद था, काश मैंने जिंदगी जी होती, सिर्फ निभाई न होती। आज के पुराने मानव के रिश्ते भी खोखले होते जा रहे हैं। पहले जहां रिश्ते आत्मीयता, संवाद और समर्पण पर टिके होते थे, अब वे बनावटीपन, दिखावे और स्वार्थ से भरे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्त जीवन शैली ने संवाद को खत्म कर दिया है। भावनाएं सीमित हो चुकी हैं और अकेलापन हर किसी का सबसे बड़ा साथी बन गया है। पुराने मानव की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसने बाहरी रूप से युद्ध किए या धरती का दोहन कर दिया। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसने अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। वह पूरी जिंदगी बाहरी सफलता के पीछे भागता रहा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद, लेकिन जब अपने भीतर झांकता है तो उसे केवल एक गूंजता हुआ सन्नाटा सुनाई देता है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि वह कौन है, क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। उसने दूसरों का ये अपेक्षाओं को पूरा करने में ही अपना पूरा अस्तित्व गंवा दिया। आज का समाज जिन संकटों से जूझ रहा है, युद्ध और आतंकवाद, जातीय और धार्मिक टकराव, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट, मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी, एकाकीपन और आत्महत्या की घटनाएं, ये सब पुराने मानव की सोच और उसके बनाए ढांचे की ही उपज है। वह दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन खुद को नहीं देखता। वह बाहर की समस्याओं को ठीक करना चाहता है लेकिन अंदर की उलझनों को कभी समझता है ही नहीं। अब समय आ गया है जब हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह पुराना मानव मॉडल अब कर आम नहीं कर रहा। यह सीमित, संघर्षरत और बाहरी उपलब्धियों पर आधारित जीवन हमें कहीं नहीं ले जा रहा। हमें इस पहचान को तोड़ना होगा। अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर एक नई चेतना की ओर बढ़ना होगा। हमें अगले मानव की ओर कदम बढ़ाना होगा जो आत्मचिंतनशील हो, जो भीतर की आवाज को सुन सके, जो बाहरी दौड़ से मुक्त होकर अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सके, जो संघर्ष नहीं सहयोग में विश्वास करे और जो एक ऐसी दुनिया बना सके जहां प्रेम, शांति और चेतना को प्राथमिकता मिले। चैप्टर 3, कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्वेश्चन। मनुष्य की चेतना की यात्रा में अगला कदम है संघर्ष की अवस्था। लेकिन यह कोई बाहरी संघर्ष नहीं होता, यह संघर्ष पूरी तरह आंतरिक होता है। यह उस मौन युद्ध की शुरुआत है जो हर मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता है, अपने विचारों, भावनाओं और पहचान को लेकर। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, तब उसकी आत्मा के भीतर एक हलचल शुरू होती है। यही हलचल संघर्ष की पहली अवस्था होती है। यह संघर्ष आत्मा के द्वार पर खड़े उस पहले प्रश्न की दस्तक है जो जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। प्रारंभ में यह अवस्था भ्रमित करने वाली होती है, क्योंकि अब तक हमने अपने जीवन को समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार जिया होता है। हम वही बने हैं जो दुनिया हमसे चाहती थी, एक अच्छा छात्र, एक अच्छा कर्मचारी, एक जिम्मेदार नागरिक। लेकिन कहीं न कहीं भीतर से यह सब अधूरा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने जीवन तो जिया लेकिन स्वयं को कभी जाना ही नहीं। यहीं से आरंभ होता है आंतरिक द्वंद्व। इस द्वंद्व में एक और होता है हमारा पुराना व्यक्तित्व जो सुरक्षा, पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता चाहता है। दूसरी ओर होती है हमारी आत्मा की पुकार जो स्वतंत्रता, सत्य और अर्थ की खोज में भटक रही होती है। यह खिंचाव हमें भीतर से हिला देता है। हम अपने भीतर के अंधेरे को पहली बार देखने लगते हैं, अपने डर, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अहंकार को। और तब हमें एहसास होता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह अवस्था कठिन होती है क्योंकि इसमें हमें अपने बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना पड़ता है। वर्षों से जिन आदतों, विचारों और मान्यताओं को हमने सच मान लिया था, अब वे झूठ लगने लगते हैं। समाज ने जो सफलता की परिभाषा दी थी वह खोखली लगने लगती है। परिवार, धर्म, परंपरा जो अब तक मार्गदर्शक थे अब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इस संघर्ष में व्यक्ति भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर महसूस कर सकता है। भीतर एक बेचैनी होती है, एक अजीब सा खालीपन, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट रहा हो। कभी वह डर से भर जाता है, कभी क्रोध से, कभी आत्मग्लानि से। यह वह समय होता है जब आत्मा अपने पुराने खोल को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वह अपने असली स्वरूप को पहचान सके। परंतु यह संघर्ष का केवल पीड़ा नहीं देता,
यही वह प्रक्रिया है जो आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बनती है। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी का अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को अगले स्तर पर जाने के लिए इस आंतरिक अंधकार से गुजरना होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार लगेगा कि वह अकेला है, कोई उसे समझ नहीं रहा, लेकिन यही एकांत उसे खुद से जोड़ता है। वह पहली बार अपने भीतर उतरता है, अपने मन की गहराइयों को टटोलता है, अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। यह भी समझना आवश्यक है कि अगला मानव कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं होगा। वह न तो सुपर हीरो होगा और न ही कोई अवतारी शक्ति, बल्कि वह एक साधारण व्यक्ति होगा जो स्वयं को जानता है, अपन इमोशंस को समझता है, अपने क्रोध और डर का कारण जानता है और अपने जीवन को चेतना के साथ जीता है। वह बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के प्रकाश से संचालित होता है। इस संघर्ष की अवस्था में व्यक्ति को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, पुरानी मान्यताएं, सामाजिक नकाब, छवि और आदतें। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यही त्याग एक नए जन्म का संकेत होता है। अगला मानव उसी व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है जो इस आंतरिक संघर्ष से होकर गुजरता है। संघर्ष ही वह बीज है जिससे परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह वह पुल है जो पुराने मानव से अगले मानव की ओर ले जाता है। यही वह क्षण होता है जब भीतर कोई आवाज कहती है, अब बस हो गया दूसरों की तरह जीना, अब खुद की खोज शुरू करो। इस संघर्ष को यदि साहस और धैर्य के साथ अपनाया जाए तो यह व्यक्ति को उसकी खोई हुई आत्मा से जोड़ देता है, और यहीं से शुरू होती है अगली अवस्था, जागृति की, जहां चेतना का सूरज उगता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखा जाता है। चैप्टर 4, द स्टेट ऑफ अवेकनिंग, द इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब भीतर का संघर्ष चरम पर पहुंचता है और व्यक्ति स्वयं के सबसे गहरे अंधकार से होकर गुजरता है, तब एक मौन उतरता है, एक गहराई भरा सन्नाटा। यह सन्नाटा कोई शून्यता नहीं होता, बल्कि उस तूफान के बाद की नमी होती है जिसमें चेतना के बीज अंकुरित होने लगते हैं। यहीं से आरंभ होती है जागृति की अवस्था। यह अवस्था को अचानक घटने वाली चमत्कारी घटना नहीं होती। हाँ, एक धीमी लेकिन अत्यंत सजीव प्रक्रिया होती है, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को छूती है। जागृति का अर्थ है स्वयं को देख पाना, समझ पाना और बिना किसी डर या भ्रम के स्वीकार कर पाना। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वह खुद से भागना बंद करता है। वह ध्यान करना सीखता है, लेकिन यह ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक सहज आत्म साक्षात्कार होता है। वह अपनी भावनाओं को महसूस करता है, न उन्हें दबाता है, न उनसे डरता है, और यहीं से जन्म लेता है पहला अनुभव, भीतर की शांति का। जागृत मानव अब न तो अतीत में उलझा रहता है, न ही भविष्य को लेकर चिंतित होता है। वह जानता है कि बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला केवल कल्पना। सत्य तो केवल वर्तमान है। अब वह जीवन को एक समस्या की तरह है, बल्कि एक उत्सव की तरह देखता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद पाता है, हवा के झोंकों में, पत्तों की सरसराहट में, किसी बच्चे की मुस्कान में। उसे अब दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उसने खुद से मित्रता कर ली होती है। इस अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह अब चीजों को उनके सतही रूप में नहीं बल्कि गहराई से देखता है। उसे प्रकृति से जुड़ाव महसूस होने लगता है। पेड़, पक्षी, आकाश, बादल अब उसे केवल दृश्य नहीं लगते, बल्कि स्वयं का विस्तार प्रतीत होते हैं। वह दूसरों के दुख को समझने लगता है। करुणा उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। वह किसी को पाड़ी दूसरा मानता ही नहीं। हर जीव, हर प्राणी उसे अपने ही अस्तित्व का अंश लगता है। यही जागृति की सच्ची पहचान है, जब सीमाएं टूटती हैं और मनुष्य एक समग्र दृष्टि से सब कुछ को देखना शुरू करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी विशेष धर्म, ग्रंथ या गुरु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब वह स्वयं ही अपने जीवन का गुरु बन जाता है। अब वह किसी बाहरी सत्य की खोज में नहीं होता, बल्कि भीतर ही उसे अनंत की झलक मिलने लगती है। जो जीवन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर लगता है सीखने का, अनुभव करने का और स्वयं को प्रकट करने का। वह कोई आदर्श बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सहजता और सच्चाई से जीता है। अगला मानव कोई विशेष वेशभूषा में नहीं होगा, न ही वह किसी ऊंचे आसन पर विराजमान होगा। वह हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन उसकी आंखों में चमक होगी, उसकी बातों में मौन होगा और उसके व्यवहार में गहराई। अगला मानव जागरूक होगा। वह अपनी भावनाओं को समझेगा, अपने मन को देखेगा
और संसार को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि साझेदारी और संतुलन का रूप मानेगा। इस जागृति से ही वह समाज का रूप बदल पाएगा, क्योंकि वह बाहर से नहीं भीतर से बदला हुआ होगा। चैप्टर 5 द नेक्स्ट ह्यूमन, अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। मानव सभ्यता सदियों से विकास की यात्रा पर है। पत्थर के औजारों से शुरू होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और अंतरिक्ष अन्वेषण तक की यह यात्रा अद्भुत रही है। लेकिन क्या यही विकास की अंतिम मंजिल है? क्या एक तेज कंप्यूटर, सुविधाजनक जीवन और बढ़ती तकनीक ही मानवता की पूर्णता है? नहीं। अब समय आ गया है कि हम केवल बाहरी प्रगति से आगे बढ़कर आंतरिक चेतना की ओर देखें। अब जरूरत हो एक नए मानव, एक जागृत मानव, एक करुणामय मानव की, जिसे हम अगला मानव कह सकते हैं। अगला मानव विज्ञान को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वह यह भी जानता होगा कि केवल विज्ञान ही जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। वह तकनीक का उपयोग करेगा, लेकिन अपने मन की शांति और आत्मा की गहराई को समझने के लिए ध्यान और मौन को भी अपनाएगा। यह नया मानव विज्ञान और अध्यात्म को एक सूत्र में पिरोकर एक ऐसे संतुलित जीवन की ओर बढ़ेगा जहां खोज बाहरी भी होगी और भीतरी भी। आज का मानव तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक लाभ, सुविधा और नियंत्रण के लिए करता है, लेकिन अगला मानव इसे मानवता की सेवा के लिए अपनाएगा। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण की रक्षा में लगाएगा, न कि केवल डेटा, विज्ञापन और युद्धों के लिए। उसके लिए तकनीक एक उपकरण होगी, न कि उसका स्वामी। वह जानता होगा कि मशीनों की शक्ति केवल तभी सार्थक है जब वह मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित हो। अगला मानव पृथ्वी को मां की तरह मानेगा। उसके लिए वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी केवल संसाधन नहीं बल्कि सहयात्री होंगे। वह प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करेगा बल्कि उसमें घुल मिलकर जिएगा। वह यह समझेगा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का संकट केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि मानव चेतना की विफलता का प्रतीक है। अगला मानव टिकाऊ जीवन शैली अपनाएगा, सादा, सजीव और संतुलित। आज धर्म मनुष्यों को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। अगला मानव किसी विशेष धर्म का अनुयायी नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों के सार को आत्मसात करेगा। वह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सबका सम्मान करेगा, लेकिन अंधानुकरण से बचेगा। उसकी आस्था आत्मा में होगी, संस्था में नहीं। वह मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानेगा और प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य को अपनी पूजा बना लेगा। अगला मानव युद्ध नहीं करेगा। वह जानता होगा कि हिंसा से कुछ नहीं जीता जा सकता। वह संवाद, संवेदनशीलता और समझ के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजेगा। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस करेगा, उनकी मदद करेगा और अपने आसपास करुणा का वातावरण बनाएगा। उसका लक्ष्य केवल स्वयं की भलाई नहीं बल्कि समग्र भलाई होगी। शांति उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकता होगी, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। आज मानवता जाति, धर्म, भाषा और देशों की सीमाओं में बंटी हुई है। अगला मानव इन सीमाओं को पार कर जाएगा। वह वैश्विक नागरिक होगा, न इसी विशेष देश से, न किसी संकीर्ण विचारधारा से बंधा हुआ। वह विविधता में सौंदर्य देखेगा और एकता में शक्ति। वह भाषा, रंग, लिंग, धर्म किसी भी कारण से भेदभाव नहीं करेगा। उसके लिए हर मानव एक ही परिवार का हिस्सा होगा। वसुधैव कुटुंबकम उसका जीवन दर्शन होगा। इस समाज में कोई पीछे नहीं छूटेगा। बूढ़ों को बोझ नहीं, अनुभव का भंडार मान आ जाएगा। बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जिम्मेदार और संवेदनशील मानव बनने के लिए तैयार किया जाएगा। अगला मानव केवल सोचने वाला नहीं, महसूस करने वाला होगा। वह अपने भीतर उठती भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझेगा और उन्हें संतुलित करेगा। वह ध्यान करेगा, केवल बैठने के लिए नहीं बल्कि हर क्षण जागरूक रहने के लिए। वह भोजन करेगा तो पूरी चेतना से, चलाएगा तो ध्यानपूर्वक, बोलेगा तो जिम्मेदारी से। उसका पूरा जीवन एक ध्यानमय जीवन होगा। यह अगला मानव कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। वह तुम हो, मैं हूं, हम सभी हैं, यदि हम जागें, यदि हम अपने भीतर बदलाव की चिंगारी को हवा दें। हर बार जब हम प्रेम को भय पर वरीयता देते हैं, जब हम स्वार्थ की जगह सहयोग चुनते हैं, जब हम एक क्षण के लिए भी अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, वहीं उसी क्षण अगला मानव जन्म ले रहा होता है। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई और आए और परिवर्तन लाए। परिवर्तन हमसे शुरू होता है। अगला मानव हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। चैप्टर 6 द सीड दैट यू आर। हर विचार, हर परिवर्तन, हर क्रांति किसी न किसी बीज से ही जन्म लेती है
और आज जब हम अगले मानव की खोज की बात कर रहे हैं तो ये समझना आवश्यक है कि ये बीज किसी और में नहीं, तुम में ही है। हर व्यक्ति के भीतर एक संभावना होती है, एक ऐसी चुपचाप धड़कती चेतना जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। यह बीज तुम्हारी सोच के पार है, तुम्हारे डर और सीमाओं के पार है। यह वह हिस्सा है जो बचपन में मुस्कुराता था बिना वजह, वो किसी पेड़ की छाया में बैठकर शांति महसूस करता था, जो दुख देखकर रो पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने उस बीज पर परत दर परत मिट्टी डाल दी। डर की, लालच की, प्रतिस्पर्धा की, धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों की। और धीरे धीरे हम उस बीज को भूल गए। लेकिन अब समय आ गया है कि उस बीज को फिर से पानी दिया जाए। अगला मानव कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, बल्कि वही बीज है जो अब अंकुरित होना चाहता है। जब तुम भीतर झांकते हो, जब तुम अपने सवालों को गहराई से देखते हो, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, तो तुम उस बीज को खाद पानी दे रहे होते हो। जब तुम अपने भीतर की हिंसा को पहचानते हो, अपने डर, ईर्ष्या और गुस्से को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम उस बीज की जमीन तैयार कर रहे होते हो। और जब तुम ध्यान करते हो, शांति से बैठते हो, केवल सांस लेते हो, तो वह बीज हौले से फूटता है और अगला मानव तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया तभी बदलेगी जब नेता बदलेंगे, सरकारें जागेंगी या समाज कोई बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया तभी बदलती है जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है। एक जागरूक व्यक्ति एक जागरूक परिवार बनाता है। जागरूक परिवार मिलकर एक संवेदनशील समाज का निर्माण करते हैं और ऐसे समाज ही नए युग की नींव रखते हैं। इसलिए अगला मानव कोई दूर का सपना नहीं, कोई अलौकिक कल्पना नहीं, बल्कि वह तुम हो। यदि तुम अपने भीतर का बीज पहचान लो, इस बीज को अंकुरित करने के लिए कोई विशेष धार्मिक क्रिया या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। बस कुछ साधारण लेकिन गहरे कदम उठाने हैं। चोरी प्रत्येक दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस मौन में। अपने विचारों और भावनाओं को देखो, उन्हें दबाओ मत, बल्कि समझो। सेक्स प्रकृति के साथ जुड़ो, एक पेड़ के नीचे बैठो, आकाश को देखो, धरती को छुओ। प्रेम को प्राथमिकता दो। जब भी तुम किसी को चोट पहुंचाने वाले हो, रुक कर सोचो, क्या यह आवश्यक है? सत्य के प्रति सजग रहो। अपने जीवन में ईमानदारी लाओ, खुद से और दूसरों से। अगला मानव कोई तैयार उत्पाद नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत क्रांति जो भीतर शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। हर बार जब तुम अपनी छोटी आदतों को बदलते हो, जल्दी उठना, ध्यान करना, किसी को क्षमा करना, तुम उस मानव की ओर एक कदम बढ़ाते हो जो इस पृथ्वी को बदल सकता है। तो अगला मानव कौन है? वह तुम हो, यदि तुम जागो। वह तुम हो यदि तुम भीतर उतर सको। वह तुम हो यदि तुम उस बीज को पहचान सको जो वर्षों से चुपचाप तुम में प्रतीक्षा कर रहा है। चैप्टर 7 वी आर द फ्यूचर। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां तकनीक, ज्ञान और संसाधनों की कमी नहीं है। फिर भी एक अधूरी सी बेचैनी, असंतोष और खोखलापन हर मनुष्य के भीतर छिपा है। हम चाह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने दिल में झांकने से डरते हैं। हमने बाहर की दुनिया को जीत लिया है, लेकिन भीतर की दुनिया को अब तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए जब हम अगले मानव की बात करते हैं, तो वह कोई वैज्ञानिक या काल्पनिक पात्र नहीं होता। वो कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। वह मानव जो बाहर नहीं, भीतर से विकसित हुआ हो, जिसकी आंखें केवल देखने के लिए नहीं, समझने के लिए खुली हों, जिसकी चेतना किसी विशेष जाति, धर्म या राष्ट्र की सीमा में नहीं बंधी हो, बल्कि संपूर्ण मानवता को अपने भीतर समेटे हुए हो। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे हर निर्णय का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। यदि हमने अभी भी पुरानी आदतों, लालच, हिंसा और स्वार्थ को नहीं छोड़ा, तो विज्ञान, तकनीक और तरक्की होने के बावजूद हमारा अंत निश्चित। जलवायु परिवर्तन हमें चेतावनी दे रहा है। मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। रिश्तों में सच्चाई की जगह औपचारिकता आ गई है। शिक्षा केवल अंकों की होड़ बन चुकी है। इन सब के बीच ये सवाल खड़ा होता है, क्या यही वो मानव है जिसका सपना हमने देखा था? क्या यही वो समाज है जिसे हम गर्व से अगली पीढ़ी को सौंपेंगे? अगला मानव एक ऐसी चेतना का नाम है जो पुराने ढांचों को तोड़ने का साहस रखती है। वह मानव विज्ञान और आध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलता है। वह न केवल तकनीक का जानकार है, बल्कि अपने भीतर के मौन को भी पहचानता है। वह पेड़ों को ईंधन नहीं,
जीवन मानता है। वह धर्म को दीवार नहीं, एक खिड़की बनाता है। वह सीमाओं को मिटाकर विश्व को एक परिवार समझता है। अगला मानव कोई विशेष देश में नहीं जन्म लेगा, वह कहीं भी हो सकता है, भारत, जापान, अफ्रीका, अमेरिका या एक छोटे से गांव में, क्योंकि यह परिवर्तन भौगोलिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक है। यह सवाल स्वाभाविक है, क्या यह सब संभव है? क्या हम सच में बदल सकते हैं? हाँ, क्योंकि बदलाव किसी नारे से नहीं होता, वह होता है एक व्यक्ति से। जब एक विद्यार्थी खुद को समझने की कोशिश करता है, जब एक शिक्षक अपने बच्चों में चेतना जगाता है, जब एक नेता सत्ता की बजाय सेवा को प्राथमिकता देता है, जब एक माँ अपने बच्चे को डर से नहीं प्रेम से पालती है। हर बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, और भीतर का हर बदलाव बाहर की दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक भविष्य को तो तेज बना सकती है, लेकिन दिशा नहीं दे सकती। दिशा केवल चेतना, करुणा और विवेक ही दे सकते हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, लेकिन संवाद नहीं। हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन आत्मीयता नहीं। हमारे पास रोबोट हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। अगला मानव इन सब के बीच से रास्ता निकालेगा। वह तकनीक का उपयोग करेगा, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनेगा। वह विज्ञान से आंख नहीं चुराएगा, लेकिन आत्मा की भाषा नहीं भूलेगा। इस धरती पर अगला युग तभी जन्म लेगा जब हम सभी अपने भीतर उस बीज को पहचाने, जो प्रेम, करुणा, ध्यान और समझ का बीज है। हम वही बीज हैं। हम ही वह शुरुआत हैं। हम ही वो बदलाव हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को केवल सफल नहीं, जागरूक इंसान बनाएं। हम अपने समाज में केवल विकास नहीं, मानवता का मूल्य भी जोड़ें, और हम खुद भी रोज एक नया कदम रखें अपने भीतर झांकने की दिशा में। अगला मानव कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हमारे निर्णय, हमारे विचार, हमारी भावना यही भविष्य की दिशा तय करेंगे। जब हम प्रेम को चुनेंगे, घृणा पीछे हटेगी। जब हम शांति को चुनेंगे, हिंसा अप्रासंगिक हो जाएगी। जब हम सच्चाई को चुनेंगे, भ्रम टूटेंगे। अब समय आ गया है कि हम केवल पुरानी परंपराओं से चिपके न रहें, बल्कि एक नई चेतना के साथ नए मानव, नए समाज और नई पृथ्वी की रचना करें। हम ही वह भविष्य हैं जिसकी दुनिया को तलाश है। हम ही वह अगला मानव हैं जो चेतना के नए युग की शुरुआत करेगा।